आज के हमारे गेस्ट हैं वो टीचर जो अपनी अमेजिंग टीचिंग स्किल की वजह से जाने जाते हैं, जो कि है स्टडी पॉइंट के डायरेक्टर अवनीश श्रीवास्तव। है विनीत, मैंने आपके पढ़ाने के तरीके देखे हैं। आप कॉन्सेप्ट को विजुलाइज करा के पढ़ाते हैं। नॉर्मली कोचिंग में ऐसा होता है कि जो स्कूल के डाउट होते हैं वो यहाँ कोचिंग में क्लियर होते हैं, क्लियर हो जाता है। बट आपने तो कोचिंग को ही पूरा स्कूल बना दिया है। ठीक है, तो आपके माइंड में ये कहाँ से आया कि कैसे आया कि हम बच्चों को कुछ इस तरह पढ़ाएंगे? ये आइडिया एकदम से नहीं आया, बट ये समय के साथ साथ इवॉल्व होता रहा। और सबसे पहली चीज़ जो मैंने देखी कि बच्चे इन्फॉर्मेशन को सबसे अच्छे से तब रिटेन कर पाते हैं जब वो विजुअल फॉर्मेट में भी हो। जब चीज़ें विजुअल फॉर्मेट में होती है तो न्यूरोसाइंस के हिसाब से हमारा ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को 60,000 टाइम्स ज़्यादा अच्छे से विजुअलाइज करता है और समझ करके रखता है। वेर एज अगर हम टेक्स्ट की बात करें तो टेक्स्ट इतने लंबे समय तक नहीं याद रहते। 90% जो हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन है अभी इस टाइम, वो विजुअल्स से जुड़ी हुई है। तो मेरी टीचिंग मेथोडोलॉजी में ये मैंने ज़रूर सोचा था कि मैं विजुअल लर्निंग ज़रूर रखूँगा किसी भी कंसेप्ट की। सिर्फ बोर्ड तक ही नहीं सीमित रहूँगा, बट उन्हें डिजिटली भी उस चीज़ को मैं समझाऊँ ताकि वो उस चीज़ का, उस कंसेप्ट का एक फ़ील ले पाएँ। जो चीज़ें मैंने महसूस की अपने स्टूडेंट लाइफ़ में, वो बच्चों को नहीं होनी चाहिए। नो आपका प्रॉब्लम्स। पूरा टीचिंग मेथड न्यूरो साइंस पे बेस्ड है। एकदम। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आपके पढ़ाने का अप्रोच क्या है? मेरा पढ़ाने का अप्रोच थोड़ा साइंटिफिक है और रेपिटेशन उसमें इन्वॉल्व रहता है और थोड़ा एम्पैथी के साथ। जैसे बच्चे क्या करते हैं, जैसे स्कूल में डाउट्स वो इतने खुल के नहीं पूछ पाते। शायद टीचर का डर रहता है, या वो सोचते हैं कि मेरे पीयर्स मतलब मेरे आसपास के दोस्त क्या सोचेंगे। ये सब चीज़ें उन्हें सवाल पूछने से रोक देती है। तो मेरे पढ़ाने के तरीके में ये है कि मैं हर एक बच्चे से एक टीचर ही नहीं, मतलब एक बड़े भाई के रूप में मैं जाता हूँ हर एक की डेस्क पे भी, और पर्सनली उसको गाइड करता हूँ कि कहाँ-कहाँ उसने क्या-क्या गड़बड़ी की है, और बहुत पोलाइटली, जैसे बच्चों को एक है ना डर भी रहता है टीचरों का, वो खत्म हो जाए पूरी तरीके से। आप एक बॉन्ड बना के उनको बॉन्ड बना के। हाँ, कि और मेरी टीचिंग हेजिटेशन ना हो। हाँ, एकदम प्रैग्मैटिक है, प्रैक्टिकल टीचिंग मेथोडोलॉजी है, बच्चे उसको करके सीखें। और एक डर जो रहता है वो मैं खत्म करना चाहता हूँ, तो मैं बोर्ड पे भी बच्चों को कभी-कभार बुलाता हूँ। अच्छा, बोर्ड पे बुलाते हैं। बोर्ड पे बुलाता हूँ। हाँ, तो उनका एक जो हाँ, स्टेज फ्राइट होता है ना, थोड़ा स्टेज का डर होता है, वो खत्म हो जाता है। जो इंट्रोवर्ट बच्चे हैं खासकर, वो थोड़ा अच्छा, ओपन होते हैं, फिर तो आप अपनी बातें बता सकते हैं मुझे। बच्चे बहुत डर नहीं महसूस करते एकदम अब। बहुत अच्छी बात है, ये तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप काफ़ी दिनों से इस टीचिंग लाइन में हैं, ठीक है? आप 1 टू 1 पर डे बहुत सारे बच्चों से इंटरेक्ट हुँ। करते होंगे, ठीक है? आपको क्या लगता है कि बच्चे की रियल प्रॉब्लम क्या है? आई थिंक जो बच्चे इस टाइम रियल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो है लैक ऑफ डिसिप्लिन या कंसिस्टेंसी जो उनमें नहीं है, और अटेंशन की कमी। आजकल के बच्चों को एडीएचडी है, यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। उनका अटेंशन स्पैन बहुत कम है। तो इसको मैं डायरेक्टली लिंक करना चाहूँगा आजकल के सोशल मीडिया से। जी। तो सोशल मीडिया ने इस बच्चों का अटेंशन स्पैन बहुत कम कर दिया है, ठीक है? एक पैरेंटल कंट्रोल मुझे लगता है होना चाहिए घरों में, जहाँ जिससे वो बच्चे सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा देर तक चला ही ना पाएँ। अभी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे पैरेंटल कंट्रोल बहुत है। वहाँ बच्चों को मोबाइल्स या डिजिटल एक्सेस बहुत कम ही दिया जाता है। हुँ। सोशल मीडिया से मैं अगर बताऊँ तो हम लोग खुद मतलब इंस्टा यूज़ करते हैं, चलाते हैं, तो इतनी रील इतनी अट्रैक्टिव होती है कि ये स्क्रॉल डोपामाइन करते एडिक्शन, जाओ। हाँ? सिंपल ये डोपामाइन एडिक्शन है। हर एक रील, हम मैंने बताया ना, हम लोग विजुअल्स से बहुत सारी चीज़ें हुँ। सीखते हैं। बहुत सारी चीज़ें आजकल आप मीम देख रहे होंगे तो हर एक बच्चे के दिमाग में मीम रटा रहता है ना? आजकल है ना, कोई स्टार्टिंग का वर्ड बोलता है, वो मीम उसको याद आ जाता है। बिकॉज़ वो इंस्टा पे बहुत ज़्यादा स्क्रॉल कर रहा है। बहुत ज़्यादा समय अपना वो इंस्टा पे बिता रहा है, बहुत प्रोडक्टिव समय, जिसको वो एक अच्छी जगह लगा के हुँ। एक अच्छा करियर बना सकता है, उसकी जगह वो इंस्टा स्क्रॉल कर रहा है। हमारे खुद 1-2 घंटे पर डे इसमें खराब हो जाते हैं, निकल जाते हैं, 2-2 पता ही नहीं घंटे चलता। मैंने बच्चों के मैं बता रहा हूँ स्क्रीन टाइम देखे हैं, 9-9 घंटे, 10-10 घंटे के स्क्रीन टाइम पर डे। 22 के पर डे के, और इसको मैंने घटा करके बच्चों के स्क्रीन टाइम को लगभग 1 घंटे मैक्सिमम कर दिया है। कैसे?
अब इसके लिए अलग-अलग ऐप्स हैं जिसके थ्रू आप स्क्रीन लॉक कर सकते हो हुँ। या अपने मोबाइल को पेरेंट को दे सकते हो अपने, सबसे आसान तरीका। जो भी चीज़ आपको पढ़ाई से डिस्टर्ब कर रही है उसको आप दूर कर दो। मोबाइल आपको डिस्टर्ब कर रहा है, दूर कर दो, तोड़ दो, फेंक दो, कुछ भी करो। ठीक है? एक छोटा कीपैड मोबाइल ले लो, बस। सही बात है। जो भी चीज़ आपको पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट कर रही हो, आई थिंक मुझे लगता है कि बच्चों को उससे दूर होना चाहिए। अगर आप फ़ोकस्ड हो और कुछ करना चाहते हो, अच्छा किसी हमारा भी फ़ील्ड में। हाँ, हमारा जो ये वीडियो है मेनली 11 और 12 के जो बच्चे हैं उनके लिए डेडिकेटेड है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा ये जो यूपी बोर्ड वाले हैं और ये सीबीएसई है, ये अपना पेपर कैसे सेट करते हैं? यूपी बोर्ड और सीबीएसई को अगर कंपेयर करें, तो दोनों ही पेपर्स साइंटिफिक थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग इन सबको और प्रिंसिपल्स को टेस्ट करते हैं कि बच्चे ने कितना अंडरस्टैंड कर रखा है, इतना समझ रखा है उस पेपर को। अगर मैं पहले सीबीएसई की बात करूँ, तो सीबीएसई पेपर्स आर मोर कंसेप्चुअल, एनालिटिकल थिंकिंग को वो टेस्ट करते हैं। 40% एनालिटिकल थिंकिंग प्लस लॉजिकल रीजनिंग के बेस्ड आप एप्लीकेशन बेस्ड सवाल बहुत डालते हैं सीबीएसई। वेयर एज यूपी बोर्ड में अगर बात करें तो इतना ज़्यादा कंसेप्ट पे फोकस नहीं है, बट आपको डायरेक्टली टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस मिल जाएंगे और बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, सेम क्वेश्चंस मिलेंगे हाँ, आपको यूपी बोर्ड में। वेयर एज सीबीएसई में आपको रिपीटेड नहीं मिलते, बट उसी कंसेप्ट पे बेस्ड डिफरेंट सवाल। वही वही लग रहा है, हाँ, बट सवाल थोड़े से डिफरेंट रहेंगे। क्वेश्चन बदल जाते हैं बाकी कौन सा वो चीज़ें वही रहती हैं। मतलब सीबीएसई जो है वो फोकस करता है आपके अंडरस्टैंडिंग पे, हाँ, नॉट जस्ट रिमेंबरिंग कि आप सिर्फ कितना मेमोराइज कर सकते हो। ठीक है? वो आपके अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट भी करता है। वेयर एज यूपी बोर्ड में क्या है हुँ, कि वहाँ पे मेमोराइजिंग भी है और टेस्टिंग भी है, बट इतना इन डेप्थ नहीं है जितना सीबीएसई में है। एक बुक रहती है एनसीईआरटी, उसी पे फोकस्ड, उसी से पेपर आता है सारा का सारा, इससे बाहर वो जा नहीं सकते। और बच्चे इतनी मोटी मोटी गाइड लेकर के अलग अलग पढ़ते हैं रेफरेंस बुक्स, नो डाउट। लेकिन मैं कहूँगा कि भाई सबसे पहले अगर आपने एनसीईआरटी ख़त्म कर ली, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ख़त्म कर लिया है, देन आप रेफरेंस बुक्स पे आ सकते हो। पहले आप इतना कर लो। बच्चे क्या करते हैं, पहले ही लखमीर सिंह, मनजीत कौर, अदर अदर बुक्स, तो या बहुत अलग अलग तरह की बुक्स लगा रहे हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी उनकी फिनिश नहीं हुई है। ठीक है? तो मैं तो बोलूँगा सबसे पहले एनसीईआरटी पे आप फ़ोकस्ड रहो, उसके बाद एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर लगा लो हुँ। एंड देन आप पीवाईक्यूज़ लगा लो। 5 साल या 10 साल जितने भी आप लगा सकते हो, 5 साल मैं अब तो मिनिमम बोलता हूँ, 5 साल के पीवाईक्यूज़ लगा लोगे, तो आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं और आपकी प्रिपरेशन को एक बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा उसमें। अच्छा। मैंने एक टीचर का इंटरव्यू देखा था, उन्होंने बोला कि जो 70% जो क्वेश्चन होते हैं वो 20% सिलेबस के हाँ, होते हैं, हाँ, हाँ, ठीक है? एकदम एक्यूरेट, और सही। वो 20% सिलेबस आप अगर प्रीवियस 10 साल के पेपर उठा के देखें तो आपको वो पता चल जाएगा पता चल कि यहीं से है। मोस्ट वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, हाँ, जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है पेपर में आने की, दोबारा रिपीट रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे बोलते हैं ना पेपर लीक जैसा कुछ नहीं होता, जो आजकल चल गया है कंसेप्ट, पेपर लीक जैसा नहीं होता, बट हाँ ये है कि मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस आ सकते हैं हाँ। और उनके उसी प्रोबेबिलिटी पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं।